इसे करिए यार। ठीक है, टॉपिक आपका स्थलाकृतियां। इसमें आपके सारी चीज पढ़ेंगे, स्थलाकृति क्या होते हैं। इसमें जो मेन अध्ययन होगा हमारा, स्थल पे जो आपके पृथ्वी के बाहरी परत पर, पृथ्वी के बाहरी परत पर, पृथ्वी के बाहरी परत पर बनी आकृतियां, आकृतियों का अध्ययन होता है। पृथ्वी की जो बाहरी परत है, अब जितना आपको हिमालय दिख रहा है बाहरी परत पे है, नदियां हैं, ऐसा थोड़ी नदी जो पृथ्वी के अंदर बह रही है, ऊपर ही बह रही है। खाई है आपकी, वाटरफॉल है आपके, ये सब कहां है आपके? पृथ्वी की ऊपरी सतह पे दिखते हैं आपके। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं आपके इसी में। एक होता है आपका उच्चावच, इसी में उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच उसे बोलते हैं पृथ्वी की सतह पर जो भी आपको उबड़ खाबड़ संरचना दिख रही है, पृथ्वी की सतह पर जो भी संरचना है वो सब आपके उसे आपको उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृति को, पृथ्वी की उबड़ खाबड़ आकृति, पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृति क्या कहलाती है? उच्चावच कहलाती है आपकी। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले होती है प्रथम श्रेणी उच्चावच, प्रथम श्रेणी उच्चावच। प्रथम श्रेणी जो उच्चावच होता है, इसमें जो आते हैं महाद्वीप आते हैं, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है आपके, वो सब किस पे आते हैं? आपके प्रथम श्रेणी उच्चावच में आते हैं। इसमें महाद्वीप और सागर आते हैं, इसमें महाद्वीप व महासागर आते हैं। बड़े स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? महाद्वीपों का। अब जब किसी महाद्वीप पर पहुंच जाए फिर देश में पहुंचते हैं अंदर आपके। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा होता है, सेकंड नंबर पर आता है द्वितीय श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच आता है दूसरे सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसमें महाद्वीपों के जो बनी संरचना है, इसमें महाद्वीपों पर बनी संरचना का अध्ययन होता है। इसमें महाद्वीपों पर बनी संरचना का अध्ययन होता है। अब महाद्वीपों पे आपके नदियां भी है, ठीक है, पहाड़ भी है, पर्वत भी है। ठीक है, इसमें आपके पहाड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत नदियां, इन सब का अध्ययन किया जाता है। समतल मैदान हो गया आपका, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है वो द्वितीय श्रेणी उच्चावच में किया जाता है। तीसरा होता है तृतीय श्रेणी उच्चावच, तृतीय श्रेणी उच्चावच। तीसरे नंबर पे तृतीय श्रेणी उच्चावच। इसमें जो अध्ययन होता है, जो पृथ्वी की सतह पर उबड़ जो काट छाट है आपकी, ऊंचा नीचा एरिया है, उन सब का। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे आपके बनने वाली पृथ्वी महाद्वीपों के अंदर, महाद्वीपों पर बनने वाली
ऊबड़ खाबड़ या ऊंची नीची संरचना। इसमें महाद्वीप कर सकते हो या देश कर सकते हो आप, देशों, ठीक है, अध्ययन होता है। ठीक है, तो उच्चावच क्या है? ऊबड़ खाबड़ संरचना है पृथ्वी की सतह की। हम इसे 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं। पहला प्रथम उच्चावच। प्रथम उच्चावच में हम केवल 2 ही चीज देखेंगे, आपके महाद्वीप देखेंगे और महासागर देख लेंगे। सेकंड उच्चावच में हम आपके एंट्री कर जाते हैं महाद्वीपों में। जो आपके महाद्वीपों में जिस तरह की संरचना है, आपके पहाड़ हैं, पर्वत हैं, हिमालय हैं, आपके नदियां हैं, सब संरचना हो गया आपके, वो दूसरी श्रेणी में है। थर्ड में आपके हम देशों में एंट्री कर जाते हैं, महाद्वीपों पर जो ऊबड़ खाबड़ संरचना है, ठीक है, चाहे जैसे हम आपके समतल मैदान होगा उसमें आपके ये सारी चीजों का अध्ययन आपका तृतीय श्रेणी उच्चावच में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके एक टर्म होती है आपकी अपक्षय। अपक्षय इंग्लिश में से बोलते हैं इरोजन, इंग्लिश में से आपका नहीं, वेदरिंग कहते हैं अपक्षय को। हाँ, वेदरिंग। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय, अपक्षय होता किससे? अपक्षय किसके कारण से होता है? किन किन कारणों से अपक्षय हो सकता है? हवा से होगा। अरावली का क्या हुआ है? अरावली का अपक्षय तो हुआ है ना, इसलिए तो छोटी हो गई आज। वो 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। विश्व की सबसे प्राचीन कौन सी आपकी पर्वत अरावली है। ठीक है, उसका क्या हुआ है? अपक्षय हो चुका है, वो घिस चुकी है। आपकी आंधी तूफान हवा बारिश मानवीय क्रिया भी इसमें रहती है आपकी। ठीक है, तो अपक्षय में आपके चट्टानों का टूट, हाँ अपर्दन भी कह सकते हैं, अपक्षय भी कह सकते हैं। ठीक है, अपर्दन लेकिन अलग चीज होती है, अपक्षय थोड़ी अलग, अंतर है थोड़ा सा। इसके बाद जो आएगा अपर्दन आता है, अपक्षय अलग चीज है थोड़ा। ठीक है, इसमें आपके चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। और चट्टानों का टूटना 2 तरह से होता है। ठीक है, चट्टानों का टूटना 2 तरह से, एक तो आपके बल व दाब के कारण टूटना, इसे बोलते हैं भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया जो होती है बल व दाब के कारण जो टूटना होता है, वो कहलाता है आपका भौतिक अपक्षय। बल व दाब के कारण टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। दूसरा होता है आपका रासायनिक अपक्षय, अम्ल व क्षार के कारण टूटना। ठीक है, अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना, अम्ल व क्षार के माध्यम से टूटना, रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। 2 तरह का अपक्षय होता है, एक भौतिक अपक्षय, एक रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय दाब व बल के कारण टूटना भौतिक अपक्षय, रासायनिक अम्ल या क्षार के कारण टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है आपका। ठीक है, अगला होता है इसके बाद आपका, ठीक है, आपका चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर दोनों कारण से टूटता है, रासायनिक और आपके भौतिक कारण दोनों से टूटता है। ठीक है, चूना पत्थर पर दोनों प्रक्रियाएं होती हैं आपके, रासायनिक व भौतिक अपक्षय दोनों होते हैं। लिख लेना, चूना पत्थर पर, चूना पत्थर पर, चूना पत्थर पर भौतिक व रासायनिक, चूना पत्थर पर भौतिक व रासायनिक दोनों
दोनों प्रक्रिया दोनों प्रक्रिया चूना पत्थर का भौतिक व रासायनिक दोनों प्रक्रिया से अपक्षय होता है। ठीक है, चूना पत्थर का भौतिक व रासायनिक दोनों प्रक्रिया से अपक्षय होता है। अगला आता है इसके बाद आपका अपर्दन। अपर्दन, ठीक है, अपर्दन इसे बोला जाता है इंग्लिश में एरोजन। ठीक है, चट्टानों का घिसना, चट्टानों का घिसना अपर्दन कहलाता है। अब अपक्षय तो क्या है? अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूट जाना है। अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूट जाना। ठीक है, अब आपका वो भौतिक क्रिया से भी हो सकता है, रासायनिक क्रिया से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपर्दन क्या है? अपर्दन आपका एक साथ, अपक्षय क्या होता है? एक साथ होता है। अपक्षय एक साथ की प्रक्रिया है, अपर्दन धीरे धीरे प्रक्रिया है। अपर्दन से क्या होता है? चट्टानें घिसती हैं आपकी। ठीक है, समाप्त दोनों से हो रही है, अपक्षय से भी हो रही है, अपर्दन से भी हो रही है, लेकिन ये अंतर है दोनों में। अपर्दन घिसावट होता है, अपक्षय टूटना होता है। ठीक है, आगे देखो आपका ये है वायु, नदियों। ठीक है, ये आपके वायु हो गया, नदी हो गया, भूमिगत जल हो गया, सागर हो गया, बर्फ हो गया, भूमिगत जल, बर्फ, सागर आदि के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे पहाड़ी है कोई, हवा चल रही है तो भी अपर्दन हो रहा है उसका। ठीक है, घिसावट हो रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब आपकी बारिश हो रही है तो भी वो घिसावट हो रहा है हल्का हल्का धीरे धीरे। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपको एक साथ आपकी आंधी चली आपको दिख जाए उसमें कुछ अंतर, नहीं दिखेगा। ये हजारों साल में जाकर अंतर दिखते हैं, हजारों लाखों साल में। जब ये तो 570 मिलियन वर्ष हुए अरावली को, अब जाकर कम घिस चुकी है आपकी। अभी भी कुछ एरिया उसका ऊंचा है बहुत, अभी भी कुछ एरिया ऊंचा है, कुछ एरिया बहुत नीचा हो चुका है। ठीक है, कुछ तो मोस्टली 90% एरिया तो अरावली का 100 मीटर से नीचे का वाला हो गया है। ठीक है, जिसे अभी काटने की बात हुई थी, जिसे विवाद हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है जी, हाँ कुछ तो। ठीक है, एक होता है अगला निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण। अब निक्षेपण क्या होता है? अब सोचो कि क्या हो रहा है, आपका अपर्दन हो रहा है किस चीज से? आपका अपर्दन हो रहा है किस चीज से? अब जब अपर्दन हुआ किसी चीज से, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हवा के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, ये समतल मैदान है यहाँ पे, इससे अपर्दन हो रहा है। ये बहुत धीमे धीरे, बहुत छोटे छोटे पार्टों में, हवा में, कुछ हवा में उड़ जा रहे हैं पार्टिकल, कुछ बारिश के माध्यम से नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बर्फ के माध्यम से नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। अब ये जो उड़ के जा रहा है आपका, जो उड़ के जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होगा, वही निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वही दूसरा और इजी एग्जांपल इसका, जैसे आपके नाली है, पानी बहता जा रहा है इसमें आपका। ठीक है, पानी बहता जा रहा है, अभी अपने साथ क्या लेके चलती है? कूड़ा लेके चलती है, कूड़ा करकट गाद लेके चलती है। उसे एक कहीं एरिया पर आकर, जब ये मुड़ती है ज्यादातर, यहां आकर क्या करती है? निक्षेपित कर देती है, करती है। ठीक है, यही धीरे धीरे अलग अलग रूप ले लेता है, यही डेल्टा का रूप ले लेता है बड़े एरिया में हो जाए तो। ठीक है, और यही गांव में लड़ाई का रूप भी ले लेता है, किसी घर के सामने हो जाए तो लड़ाई का रूप ले लेगा। ठीक है, तो निक्षेपण लिखते हैं, निक्षेपण लिखते हैं। अपर्दन के फलस्वरूप अपर्दन के फलस्वरूप, अपर्दन के फलस्वरूप जो भी गाद या
कंकड़ या धूल के कण निकले हैं, उनका किसी एक स्थान पर एकत्रित होना। ठीक है, वो निक्षेपण कहलाता है। अब ये निक्षेपण की प्रक्रिया बहुत ये भी आपको एक बार में नहीं दिखती है, एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन ये आपके 100 साल 200 साल 5 साल में समझ में आ जाती है, 20-30 साल में भी समझ में आ जाती है कई बार। आपने देखा होगा आपके गांवों के मकान, जो उनसे उनसे पूछना जब उन लोगों ने वो मकान बनाए होंगे, सड़क से वो थोड़ा, ये सड़क है तो इससे ऊपर उठे हुए होंगे, ये सड़क जा रही है, इतना ऊपर उठ के बनाए होंगे, लेकिन आज जब आप देख रहे होगे वो सारे मकान क्या हो चुके हैं, सड़क के बराबर आ चुके हैं। ये क्या है, ये धीरे धीरे निक्षेपण हुआ है, वहां पे धीरे धीरे धूल आके बैठती गई है, धीरे धीरे क्या है, आपके अगर कच्चे मकान है गोबर लगता रहा, एक परत दो परत तीसरी परत जमती रही है, वो क्या होता रहा है, निक्षेपण होता रहा है। निक्षेपण एक साथ नहीं दिखता, धीरे धीरे बाद कुछ टाइम बाद जो सड़कें आज आप देख रहे हो, आज आपका हो सकता है मकान आपको सड़क से ऊंचा लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है आज से 20-30 साल बाद, 50-100 साल बाद हो सकता है वो बराबर हो जाए, नीचा भी जा सकता है। आप देखते हो कि किसी का मकान आपकी गली में पहले ऊंचा था, अभी चौथी पांचवी बार सड़क बनी है, उसका मकान नीचे पड़ गया है। जितने भी पुराने मकान है वो सब नीचे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्या गली पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। ठीक है, ये अब निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है इस तरह की, ये जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक लंबे समय बाद इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, आपके जो स्थल आकृतियां बनती है हमारी, जो स्थल आकृतियां बनती हैं, उन सब में सबसे बड़ा योगदान किसका है, नदियों का है। हमारे समतल मैदान का निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ है, नदियों से हुआ है। स्टार्टिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी हमने, इंडियन ज्योग्राफी भी की। इंडियन ज्योग्राफी में जो नदियां आपके हिमालय से उतरकर प्रवेश करती हैं, उन्होंने क्या करा, आपको समतल मैदान का निर्माण करा है। वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, कूड़ा करकट गाद मिट्टी सब लेकर आती हैं। ठीक है, तो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। फिर नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदियों द्वारा स्थित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब नदियों में दो चीज आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है क्या, उद्गम। ठीक है, उद्गम क्या होता है, जहां से नदियां निकलती हैं, नदियों का मुहाना। ठीक है, जहां से नदियां निकलती हैं, जहां से नदियां जन्म लेती हैं, जन्म या जन्म लेती या निकलती हैं। जैसे गंगा है, गंगा कहां से निकली है, गोमुख से। ठीक है, तो वहां से जन्म ले रही है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो वो क्या है, उनका उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मुहाना। मुहाना क्या है, जहां नदियां अंत होती हैं, जहां नदियां का अंत हो रहा है, जहां किसी भी नदी का अंत होता है वो मुहाना कहलाता है। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, आपकी गली की नाली जा रही है, आपकी गली के नाली का मुहाना कहां होगा, जो जहां वो बड़े नाले में गिर रही है जाके। जैसे यहाँ के जितने भी बड़े नाले हैं वो सब कहां गिर रहे हैं, कल नदी में गिर रहे हैं, तो वो क्या उनका मुहाना बन रहा है। ठीक है, उद्गम स्थल कहां है इसका, उद्गम स्थल आप सबके घरों से, सबके घरों से जब तो मिलकर बन रही है। ठीक है, नदियां जहां सागर में मिल जाती हैं, नदियां जहां सागर में मिल जाती हैं, वो कहलाता है आपका मुहाना। मुहाना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मुहाने पे जितने जो भी नदियां लेकर आती है अपने साथ, जो भी गाद कचरा मिट्टी वो सब वहां निक्षेपित करती है, और मुहाने अधिकतर उपजाऊ होते हैं। ठीक है, मुहाने ही डेल्टा बनते हैं, मुहानों पर ही डेल्टा बनता है आपका। अब डेल्टा समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब नदियों की तीन अवस्था होती हैं, नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं।
पूछा गया है नदियां की कितनी अवस्थाएं होती हैं। नदियां की होती है 3 अवस्था। सबसे पहली होती है आपकी युवावस्था। सबसे पहले नंबर पर आती है युवावस्था। अब युवावस्था नदियां वो वाली एज है युवा अवस्था नदी की, जैसे कि किसी एक बच्चे की उम्र है, अभी युवा हो रहा है, 17-18 साल का है वो, अभी 15-16-17-18 साल का, अभी खून गर्म है उसका, वो कहीं भी दीवार में जाकर घुसा मारेगा, किससे भी लड़ जाएगा जाके, उसे लगेगा मुझसे यार ताकतवर कोई नहीं है दुनिया में, वो तोड़ फोड़ करता घूमेगा, चीजों कामों को बिगाड़ता घूमता है। युवा अवस्था क्या है? काम सुधारती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है। युवा अवस्था वो अवस्था है, यही नदी की है। जब नदियां अपनी युवा अवस्था में होती हैं सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आती हैं, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करती हैं। पहाड़ों का सबसे ज्यादा जो पहाड़ जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं वो युवा अवस्था की वाली नदियों से हो जाते हैं। ठीक है, तो युवा अवस्था कौन सी है? जिस उम्र में आपको सोचने समझने की क्षमता कम होगी, बिगाड़ने की ज्यादा, आपको लगेगा आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो, आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये एक केवल भ्रम है। ठीक है, आगे देखो, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती हैं, पर्वतीय ढाल पर होती हैं। और ध्यान रखना, इस दौरान नदियां केवल और केवल एक ही काम करती हैं, अपर्दन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इस टाइम क्या कर रहे हो 17-18 साल में? केवल तोड़फोड़, बना कुछ नहीं रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा क्या बनाना है, वो तो समझ में बाद में आएगा जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंचोगे। ठीक है, इस प्रौढ़ प्रौढ़ ठीक है, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती हैं, और यहां केवल, या इस अवस्था में, इस अवस्था में केवल अपर्दन करती हैं। अब यहां से क्वेश्चन सीधा सा बन जाता है कि नदियां किस अवस्था में मात्र अपर्दन करती हैं? आपके युवा अवस्था में। ठीक है, आगे चले आपके, अगला होता है आपका प्रौढ़ अवस्था। अब प्रौढ़ अवस्था वो अवस्था है जब आप 18 से लेकर 25 वाली एज में आ चुके हो, 18 से 30 वाली अवस्था मान लो। अब यहां पे क्या, तोड़फोड़ भी कर रहे हो, लेकिन समझ ये भी पता है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। प्रौढ़ अवस्था क्या है? यहां तोड़फोड़ भी कर रहे हो, काम बिगाड़ भी रहे हो, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए गलत है, लेकिन पता होने के बाद भी फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाली, लेकिन कई बार जानबूझ गलतियां हो जाती हैं, क्या करें, उम्र ही ऐसी होती है। प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था जो होती है प्री मैच्योर एज होती है, जिसमें पता तो है कि इससे पैर जलेगा, लेकिन फिर भी पैर जलाने में मजा आ रहा है। पता तो है कि इससे बात करोगे टाइम बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है जी। मैं वही तो बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया पहले कि ये ऐसी अवस्था, यहां पता है चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे हैं। वो पता है फायदा कुछ नहीं है, बहुत केवल 10% या 5% ऐसे लोग होते हैं ना फायदा मिलता है, 90-95% क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज फिर भी की जा रही है। तो उसे बोलते हैं आपकी कौन सी? प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, और इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों करती हैं। इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों करती हैं। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था समझ में आ गई। अब अगली आती है आपकी वृद्ध अवस्था। हाँ जी, और फिर एक नॉर्मल सी चीज है यार, प्रौढ़ अवस्था में हो और प्रौढ़ अवस्था में चीजें ना की जाएं तो फिर आप क्या ही प्रौढ़ अवस्था में आए, फिर तो आप वृद्ध कहलाओगे। चीजों के अनुभव होने चाहिए, हाथ बात एक आध बार टूटने चाहिए, 1-2 बार हाथ टूट जाए तो पता होना चाहिए
कैसा दर्द होता है हाथ टूटने का। ठीक है, इसमें इसमें नदियां मुहाने पर पहुंच जाती हैं। अब ये वही नदी है जो अपनी जवानी में ना कभी किसी के घर में बाढ़ लेकर आई है, कभी किसी के पहाड़ तोड़ा है इसने, कभी 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 निक्षेपण भी करा है। ये वही नदी है, लेकिन जब लास्ट में अब इस पर बुढ़ापा आ गया, अब ये बैठ के सीख दे रही बेटा ऐसा मत करो, कुछ फायदा नहीं है इन सब चीजों से। अब ये जो आज लड़ाई करके जा रहा है ना, आज से 15 साल बाद ये अपने बच्चों से कहेगा, 15-20 साल बाद बच्चों से कहेगा, ज्ञान देगा, भाई लड़ाई गलत है, लड़ना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। देखो वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि हाँ अभी कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं भी यही बोलूंगा। भाई मैं भाई सबसे बड़ा झूठ हमने आज तक जवानी में ऐसा कभी नहीं किया भाई, यही बोलने वाले हो सबके सब। नहीं तो मैं वही बता रहा हूं, यही सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले हो कि हमने कभी नहीं करा। आप किससे नहीं, 45-50 साल का कोई आदमी हो उससे बोला मतलब ही नहीं है कभी ऐसा किया, वो यही बोलने वाला है। लेकिन एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी जवानी में ना किया हो। ठीक है, तो वृद्धावस्था नदी की वो अवस्था है। अब बस ज्यादा मत सोचो यार, इतना नहीं, ठीक है इतना मत सीरियस हो जाओ। ठीक है, वृद्धावस्था नदी की वो अवस्था है जब नदी मुहाने तक पहुंच जाती है आपकी। ठीक है, अब आदमी जब वृद्ध होता है तो अभी तो आप दौड़ भी मार लोगे, चल भी लोगे, लेकिन जब वृद्ध होगा तो क्या होगे, चाल बहुत धीमी हो जाएगी। इसमें बातें मत करो भाई, इसमें इस अवस्था में या इसमें चाल कैसे, ज्यादा हंसी नहीं आ रही कुछ, ठीक है, इसमें चाल कम हो जाती है, इसमें चाल कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जो स्पीड है, इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब जब स्पीड कम होगी, अब एक चीज समझना यहां पे, जब स्पीड कम होगी आपकी, जब नदी जो अपने साथ लेकर आई होगी बहा के, गाद कचरा कूड़ा करकट जो लेकर आएगी बहा के, और जब आपके पास स्पीड ही कम हो चुकी, आप चल भी नहीं पा रहे जाते, अब आपकी क्षमता ऐसी, ज्यादा कुछ लेके चल नहीं सकते, अपना अकेले का वजन लेके चलना मुश्किल पड़ रहा है, जो जिंदगी भर तुमने इकट्ठा करते रहे कि ये इकट्ठा कर, वो इकट्ठा कर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अंत में अपने शरीर को लेकर चलना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, नहीं एक चीज है, जिंदगी में जो जीना है ना, जिंदगी में जो जीना है आज को सोच के जी लो, ज्यादा भविष्य को लेकर टेंशन मत लो, जो होना है वो होकर रहेगा, अपनी तरफ से मेहनत कर लो। एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अपनी तरफ से ना 100% दे दो। कल जब शीशे में खड़े हो ना, अपने आप को देख रहे हो, तो भाई ये लगे कि मैंने अपना 100% दिया था, बस अपने आप में गिल्ट महसूस ना हो दूसरे को, दुनिया से फर्क मत डालना, दुनिया का काम तो कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन इतना भी मत कर लेना कि आप अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हो। अपने आप को फेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शीशे में जब खड़े हो आज से 5 साल बाद, जब अपने आप को देख रहे हो, कि कल को ये ना लगे कि काश मैं इतनी सी मेहनत और कर लेता तो मेरा हो जाता। नहीं होते हैं बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं लगता, उसे पता होता। देखो आपने अगर अपना 100% दिया है, आपको एक दौड़ मारनी है, दौड़ की प्रैक्टिस आप पिछले 6 महीने से कर रहे हो, आपने पूरी दम लगा के दौड़ मारी है, पूरी दम लगा के आपने 6 महीने प्रैक्टिस करी है, क्या हुआ, नहीं लगी लास्ट में, तो फिर मेहनत तो की थी ना पूरी। अब अगर कोई आदमी 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से, 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर रहा है, 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर रहा है, उस पर नहीं लगी, तो उसे पता क्या लगेगा अपने अंदर बार बार, कि काश मैंने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी होती, उसे ये लगेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए आपने कितने, आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको लग रहा है कि आपने बहुत कर ली, लेकिन कल को जब सिलेक्शन, जब रिजल्ट आया उसमें आपका नंबर नहीं आया, तब आपको पता क्या लगेगा कि काश मैंने उस चीज में इतना टाइम ना बिगाड़ा होता। कोई भी चीज हो सकती है, काश मैंने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली होती तो सही होता। जब आज आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे ना, तो कल को आपको अपने आप, ना तो आपके घर वाले कुछ कहने वाले आपसे, ना आप अपने आप को कोसोगे। आप इंसान अपने आप को जब ही कोसता है जब वो 100% अपना नहीं देता किसी में। तो 100% आज दे लो, कल को दुनिया की छोड़ो क्या होगा क्या नहीं होगा। सब लोग जो पढ़ते हैं सब मैं हूं, मेरा भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी किस्मत को लेकर बैठूंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी के अलग अलग ड्रीम होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, अपना 100% दे लो बस। ये नहीं कि आप दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप हफ्ते में 2 दिन कोचिंग आ रहे हो, 4 दिन आपकी छुट्टी हो रही है, उसमें भी क्या फायदा आपके, आप मुझे तो फीस पूरे महीने की दे रहे हो ना,
पूरे महीने की आप मुझे फीस दे रहे हो, घर वालों को पता है, आस पड़ोस वालों को पता है, सबको पता है लड़की कहां जा रही है, लड़का कहां जा रहा है, कोचिंग करने जा रहा है। यही पता है घर पे आपका कि भाई कितने समय से कोचिंग कर रहे हो, 2 साल होगी कोचिंग करते करते, और 2 साल में आपकी किताब उठा के देख ली, नोट्स उठा के देख ली, कंप्लीट एक नहीं है आपका। क्या फायदा उस कोचिंग का? क्या फायदा उस कोचिंग का बताओ? ईमानदारी क्या होगी जब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे? तो ये ईमानदारी है, अपनी चीजें कंप्लीट करो, उसके बाद चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वही इसमें क्या है आपकी, इसमें नदियों की चाल कैसे हो जाती है, धीमे हो जाती है, और जो भी अपने साथ लेकर आएगी वो छोड़ना शुरू कर देती है यहां से। ठीक है, आगे देखें आपके एक एक आपके टर्म होती है, मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं सारी की सारी, अभी हम अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, एक टर्म है, यहां सीधे टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। एक टर्म आती है आपकी प्रवणता, प्रवणता, प्रवणता। अब प्रवणता ऐसी इस क्लास में है कोई बता सकता है प्रवणता का अर्थ क्या है? और कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, प्रवणता क्या होती है आपकी, किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान की समुद्र से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र से ऊंचाई किसी भी स्थान की प्रवणता कहलाती है। ठीक है, नदियों को जो शक्ति मिलती है, अब देखो हमारे वाले एरिया में क्या समतल मैदान है, जितनी प्रवणता मतलब जितनी ऊंचाई समुद्र तल से हमारे एरिया की होगी, क्या उतनी ऊंचाई हिमालय वाले एरिया की है? समुद्र तल से ऊंचाई कहां की ऊंचाई ज्यादा है? कहां की ऊंचाई ज्यादा होगी, समतल मैदान की, हिमालय की? हिमालय की। अब जितनी अधिक प्रवणता होगी उतना अधिक तेज ढाल होगा नदी का। जिस क्षेत्र की जितनी अधिक प्रवणता उतना अधिक तेज नदियों का ढाल। इसलिए आपकी नदियां कहां तेज ढाल में दिखती है? हिमालय में। हमारे मैदान में इतनी तेज ढाल की नहीं, हमारे मैदान में केवल नदियां बहती हुई जा रही हैं। ठीक है, प्रवणता से ही, प्रवणता ही नदियों का बहाव निश्चित करता है। प्रवणता ही नदियों का बहाव निश्चित करता है आपका। ठीक है, ठीक है। अब कुछ स्थलाकृति यहां तक हमने समझ लिया, अब कुछ स्थलाकृति बननी शुरू होती है। सबसे पहले जो स्थलाकृति बनती है उसे बोलते हैं आपके, इंग्लिश में तो आपके रैपिड्स बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आपके क्षिप्रिका। इंग्लिश में ही है वैसे आपके रैपिड्स। हाँ क्षिप्रिका, क्षिप्रिका, क्षिप्रिका रैपिड्स, इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, ये कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये नदियों की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है जी, जब नदियां, देखो आप हरिद्वार वाले एरिया में पहुंचोगे, आपने मोस्टली, मेरा मानना है बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश देखा होगा, लेकिन जब आप हरिद्वार ऋषिकेश मतलब देखा होगा, ऐसे होंगे जो इससे ऊपर भी ना गए हो, और जो ऐसे होंगे जो यहां भी ना गए हो। ठीक है, लेकिन जब आप इससे ऊपर पहुंचते हो, जब आप इससे ऊपर पहुंचते हो तो नदियां है ना आपको कुछ इस तरह से बहती हुई दिखती हैं। नदियां आपको कुछ इस तरह से बहती हुई दिखती हैं। जब जैसे हरिद्वार में पहुंचते हो तो नदी एक रूप ले चुकी है, यहाँ पे पत्थर कम है। ठीक है, ऋषिकेश में भी से आपके कुछ कुछ ऐसा ही एरिया है। अब लेकिन अगर आप कैंची धाम की तरफ और पहुंचोगे, और ऊपर पहुंचोगे नैनीताल की तरफ, तो आपको इस तरह की नदियां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जहां नदियां एक आपका इस पत्थर युक्त उसमें बह रही होती हैं। तो यहां पे आपके नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं, आपसे सीधा ये पूछा जाएगा, ये जो स्टेज होती है नदी की कहां होती है या कब होती है छिपरेगा। ठीक है, यहां पर ये क्या करती है, मुलायम चट्टानों को काट लेती है, यहां
ये है मुलायम चट्टानों को काट लेती है। अभी जो आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं टुकड़े पत्थर के, ये सब चट्टानों से तो आ रहे हैं कट के, चट्टानों का तो हिस्सा है। अब कुछ मजबूत हैं जो खड़े हैं बिल्कुल, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी तेज आंधी तूफान या बारिश, ये पानी बह रहा है, कौन बह गया तुम्हारा, कौन आपके आगे आसपास से निकल गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ऐसे हैं कि जब कैसे कोई भी आपके आसपास से निकला तुरंत घूम के देख रहे हो दूर तक, कौन है भाई, वही है ना। कुछ ऐसे हैं जो स्टेबल खड़े हैं बिल्कुल, उन्हें कोई फर्क नहीं है। कुछ ऐसे हैं कोई भी तुम्हारे पास से निकला, हर किसी से मतलब है उन्हें, ठीक है। अब जो ऐसे होते हैं ना जिन्हें हर किसी से मतलब होता है, वो नदी में इस तरह बहते हुए जा रहे होते हैं, कभी यहां लिख रहे हैं कभी यहां कर रहे हैं, पता नहीं इनका कोई स्थान नहीं होता निश्चित, वो कभी भी कहीं भी पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखो, ठीक है। मुलायम चट्टानों को काट लेती है, कठोर चट्टानों को, कठोर चट्टान पर, कठोर चट्टान पर इसका कोई असर नहीं होता है, इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है। कठोर चट्टान पर कोई असर नहीं है, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं है कठोर चट्टान को, मुलायम चट्टान बह गई, ठीक है। अब आप अपने आप को देख सकते हो, आप कठोर में आते हो मुलायम में आते हो, ठीक है। आगे देखें आपके, ठीक है। इसी कारण यहां पर, इसी कारण, इसी कारण यहां पर ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया। पहाड़ों में जैसे आप ऊपर की तरफ पहुंचते हो तो वहां ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण क्यों दिख रहा है, नदियों के छिपरीकरण से के कारण। क्या नदियां वहां पे क्या होती है, जो मुलायम चट्टान है वो नदियों का जब बहाव आया, नदियां जब तेज बहती हुई आई वो टूट के बह गए उनके साथ। कुछ कठोर चट्टान है जो आज भी वहां पे स्टेबल खड़े हैं। हो सकता है कोई बहुत तगड़ा फिर जल का बहाव आ जाए कठोर को भी गिरा दे, कई बार कठोर भी गिरते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगला आता है आपका, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि और इसका भी बहुत सारा है, एक तो है नहीं, आगे देखेंगे इसके अलावा, ठीक है। एक मिनट भाई।